हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें से अकाउंटेंसी का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग जो सेकेंड पार्ट जो है सब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैक का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ डायरेक्शन है जैक की ओर से। पहला डायरेक्शन है कि आप जो आंसर देंगे वो अपने शब्दों में देंगे, इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। दूसरा है कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगा। 19 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से 1 से लेकर 7 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स है और आप अगर आंसर देते हैं तो 2 मार्क्स करके आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा। 8 नंबर से 14 नंबर तक जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे उसमें से 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको, और इन प्रश्नों का जो मार्क्स होगा, अंक होगा, वो 3 नंबर का होगा। मतलब आप 8 से लेकर 14 तक में से 5 प्रश्न के आंसर देंगे और हर आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और लास्ट है 15 से लेकर 19 क्वेश्चन, 15 नंबर से लेकर 19 नंबर तक का जो क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा वो आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर आंसर आप सही देते हैं तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। तो सेक्शन 1 जो 1 से लेकर 7 तक है उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन, चंदा क्या है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उन लोगों को मेंबर जो होते हैं, उन लोग मेंबर के द्वारा जो चंदा लिया जाता है उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन आर द मेन एंड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। ये जो इनकम होता है रेगुलर इनकम होता है, हर साल मेंबरों से चंदा लिया जाता है। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हर मंथ लेते हैं, तो ये हर मंथ भी वसूल किया जाता है मेंबर से, और इसी पैसा से ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता है, समाज सेवा का काम चलता है। द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ पेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल, या तो मंथली या तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जैसे भी आप दे सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन का जो नेचर होता है रेवेन्यू नेचर का होता है क्योंकि ये बार बार वसूल किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गिव द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर। 4th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर। तो शेयर क्या होता है, जब कोई कंपनी अपना कैपिटल बनाने के लिए बाजार में शेयर बेचते हैं तो उसको शेयर बेचने से जो पैसा आता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ रहता है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए किसी कंपनी का अगर शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपया पब्लिक से लेने के लिए बाजार में जब शेयर बेचते हैं तो यही इसी 1 लाख रुपया का जो शेयर कैपिटल है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में 10-10 रुपया या 100-100 रुपया के टुकड़ों में बांट देते हैं। तो जो ये छोटा छोटा अंश बनता है इसी को शेयर बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर का आंसर होगा द कैपिटल ऑफ एवरी कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रैक्शन, एवरी सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ शेयर, ठीक है। शेयर
कंपनी का जो शेयर होता है वो बाज़ार में हम लोग बेचते हैं और पब्लिक के बीच से पैसा को कंपनी के पास लाया जाता है, और ये जो टोटल अमाउंट आता है वो शेयर कैपिटल होता है। और एक इंसान, एक आदमी जो इन्वेस्ट करता है कंपनी में, वो शेयर के माध्यम से पैसा को इन्वेस्ट करता है और इसको हम लोग शेयर बोलते हैं। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब होता है जब कंपनी को बाजार से लोन के रूप में पैसा लेना होता है पब्लिक से, तो जो हम लोग लोन लेते हैं या फिर ऋण लेते हैं पब्लिक से, इसको डिवेंचर बोलते हैं। ये भी एक शेयर के जैसा होता है। कंपनी को जब ज़रूरत पड़ता है बाज़ार से पैसा लेने का, तो सेबी से परमिशन लेकर डिवेंचर बाज़ार में बेचती है। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है, जब डिवेंचर बाजार में बेच देती है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बेचती है, जिसमें लिखा रहता है कि आप 3 साल बाद, 4 साल बाद डिवेंचर का पैसा वापस मिल जाएगा, कंपनी उसको वापस कर देगी। तो जब कंपनी डिवेंचर का पैसा वापस करती है तो इसको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर टू द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू द डिवेंचर होल्डर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है। तो 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट आर द एसेट विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ। ऐसा एसेट जिसको हम लोग 12 मंथ के अंदर किसी दूसरे चीज़ में, जैसे कैश में, या फिर कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है बैंक में आ गया पैसा, तो उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं, जिसमें कन्वर्ट होने का क्वालिटी हो। जैसे स्टॉक करंट एसेट होता है, जैसे कैसेट बैंक करंट एसेट होता है, डेटर करंट एसेट होता है, जिसको हम लोग विद इन 12 मंथ या 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फ्लो ऑफ कैश अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ सोर्स एंड their utilization to determine the requirement of cash during the given period। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब आप ये समझ सकते हैं किसी फर्म के पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, ये हम लोग को पता करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के ये चेक करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब तो बनाते ही होंगे। तो जो प्रॉफिट आता है उतना प्रॉफिट आपके पास नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आ गया 2 लाख, आपके पास 2 लाख रुपया तो काउंटर में होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। जो पैसा जो आपका सरप्लस आया है तो वो जनरली बिजनेसमैन के पास रहता नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि जो कैश कितना आया और कितना कैश कहाँ कहाँ मेरे पास फंसा हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि सोर्स ऑफ कैश कहाँ से आया, आउटफ्लो ऑफ कैश कहाँ गया, ये पता कर लेते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से एक और फ़ायदा होता है कि आपके पास अगर कैश का रिक्वायरमेंट है और पैसा की ज़रूरत है बिजनेस चलाने के लिए, तो वो भी सामने आ जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है, फाइनेंस एक्टिविटी होता है। ये सबों में अगर नेगेटिव फिगर आ रहा है तो समझिए कि आपका कैश का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, कुछ एक्टिविटी का पैसा किसी दूसरे जगह इन्वेस्ट हो गया है, किसी दूसरे एक्टिविटी का पैसा किसी दूसरे, मतलब जैसे ऑपरेटिंग में माइनस आया, माइनस फिगर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना इनफ्लो हुआ था उससे ज़्यादा आउटफ्लो हो गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर। आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का 9000 और 9000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एंड ऑफ द ईयर 6000। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आपको मिला था लास्ट ईयर 1600 रुपया और करेंट ईयर में मिला 4400 रुपया। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 इक्वल टू 2,24,000। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
यहाँ लिखिएगा पर्टिकुलर में रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,24,000। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6,000 और ऐड वाला आइटम एक और होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर में हम लोग जो रिसीव किए थे वो था 1,600 रुपये। ये दोनों को जोड़ के इसमें लिखेंगे 7,600 रुपया और इनको जोड़ के हो जाएगा 600, ठीक है, 2,31,600। इसमें से लेस हो जाएगा, लेस नंबर 1, हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का जो बाकी था वो अमाउंट है 9,000 और सेकेंड है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो 4,400 मतलब 44,100। तो जोड़िए 400,9,4,13, इसको माइनस करना है तो माइनस कीजिए, 6 में से 4 2 और 11 में से 3 जाएगा तो 8, 2 में से 1 जाएगा 1, 2,18,200। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है A, B, C are equal partner in a firm, B retired and the remaining partners decide to share profit of the new firm is in ratio of 5:4, calculate the gaining ratio। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाएंगे, पहले लिख देंगे A, B, C 3 पार्टनर है, तीनों इक्वल पार्टनर है। ओके, तो इसका 1, इनका 1, इनका 1, ये ओल्ड हो गया। अब न्यू रेशियो, बी रिटायर कर जाता है, न्यू रेशियो दिया है ये लोग का 5:4। गेनिंग रेशियो इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर ए न्यू रेशियो 5/9 माइनस 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। 9 का टेबल में 27 3 बार में आता है, तो 3 को ऊपर वाला से इंटू करेंगे तो 5 3 जा 15 माइनस 3 का टेबल में 27 9 बार में आता है, 9 को ऊपर वाला से इंटू करेंगे तो 9 1 जा 9, तो 6/27। अब करेंगे यहाँ फिर से फॉर सी के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो सी का न्यू रेशियो क्या है, 4/9 माइनस 1/3, तो एलसीएम फिर से होगा 27 और 9 के टेबल में 27 कितना बार में आता है, 3 बार में। 3 को ऊपर वाला से इंटू करेंगे तो 4 3 के 12 माइनस 3 के टेबल 27, 3 के टेबल में 27 कितने बार आता है, 9 बार में आता है। 9 ऊपर वाला को इंटू कर देंगे 1 से 9 को, तो 9 इक्वल टू 3/27। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया,
गेनिंग रेशियो हो जाएगा 6/27 इज टू 3/27। 27 कैंसिल कर देंगे तो 6:3 आएगा। और 6:3 को भी हम लिख सकते हैं 2:1। ओके, तो ये था 9 नंबर। अब बनाएंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय नेचर से नॉमिनल अकाउंट होता है। जब भी हम लोग पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब कोई पार्टनर एडमिट होगा या रिटायर्ड होगा या डेथ हो जाएगा किसी पार्टनर का, तो हम लोग एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं। अगर ये 3 चीज़ नहीं भी होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं भी होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऐसे भी हो सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट चेंज होना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना, उस समय भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? व्हेन एसेट एंड लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू इन सच कंडीशन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन। जब भी हम लोग किसी एसेट का रिवीजन करना चाहते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो उसका रिवैल्यूएशन फिजिकली करते हैं और हिसाब करने के लिए प्रॉफिट या लॉस एसेट्स या लायबिलिटी में क्या हुआ है ये जानने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये पता कर लेते हैं कि जो एसेट्स है उसका वैल्यू बढ़ा है या घटा है। अगर बढ़ा है तो उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालते हैं, अगर लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन लॉस निकालते हैं। और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है बाय नेचर से नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम दिस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर। जब भी हम लोग अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं तो रिवैल्यूएशन कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है उसको हम लोग आपस में बांट लेते हैं, उसके बाद न्यू पार्टनर का एडमिट करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है द प्रॉफिट अर्न by a business over the last 5 years are as follows: rupees 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 and 2,000 लॉस है। 5th ईयर में लॉस हो गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। देखिए ये क्वेश्चन है, गुडविल चैप्टर है आप लोग का पार्टनरशिप में। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए 3-4 मेथड होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। ठीक है, तो इसमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग को गुडविल निकालना है। तो निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट तो कैसे निकलेगा? पहला साल जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 12,000 है, फिर प्लस 13,000, फिर 14,000, फिर 18,000, फिर लास्ट में 2,000 जो कि लॉस है। ये सबको जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 0 लग गया। 8 4 12, 12 3 15, 16 17, 17 में 2 माइनस हो जाएगा तो 5 कैरी 1 तो 5, 55,000 टोटल प्रॉफिट आया। इसका एवरेज करना होगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 55,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो 55,000 हो गया टोटल प्रॉफिट और 1 2 3 4 5, तो आपका एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपको 11,000। गुडविल का क्या फार्मूला है? गुडविल इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 2 है। और एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 11,000 इंटू 2 इक्वल टू 22,000 आंसर होगा। ठीक है, 11 नंबर कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन गिव एनी 4 पॉइंट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। तो 4 अंतर बताना है आपको शेयर और डिवेंचर में। शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे। फिर भी 4 अंतर जो है, पहला अंतर शेयर इज एंड द ओनरशिप कैपिटल ऑफ ए कंपनी वेयर द डिवेंचर इज नॉट डिवेंचर इज अ डेब्ट। ठीक है, शेयर क्या होता है? जो
कैपिटल देते हैं वो ऑनरशिप पाते हैं। कंपनी में क्या उनका पोजीशन होता है, ओनरशिप जैसा पोजीशन होता है। बट अगर कोई अगर डिवेंचर खरीदता है तो उनका पोजीशन कैसा होता है, डेब्ट के जैसा, मतलब वो एक क्रेडिटर बन जाता है कंपनी का और पैसा पाता है वो, ठीक है। शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं वो भी पैसा पाते हैं, मगर वो पैसा लायबिलिटी के जैसा, मतलब डिवेंचर का जो पैसा होता है वो प्योर लायबिलिटी होता है। कभी भी आपको डिवेंचर होल्डर का रिडेम्पशन करना होगा तो पैसा आपको देना होगा। शेयर में ऐसा नहीं है, वो मालिक होते हैं, जब तक कंपनी रहता है तब तक आप उस कंपनी में पैसा लगा के रख सकते हैं। तो पहला अंतर है। दूसरा अंतर, द होल्डर ऑफ शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर। जो शेयर खरीदते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर से जानते हैं, और जो डिवेंचर खरीदते हैं उनको हम लोग डिवेंचर होल्डर से जानते हैं। थर्ड डिफरेंस है, शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट। शेयर होल्डर जो है कंपनी के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें मीटिंग्स होते हैं, जनरल मीटिंग्स होते हैं, एनुअल मीटिंग होते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देने का अधिकार होता है शेयर होल्डर को। बट डिवेंचर होल्डर को वोट देने का पावर नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट डिफरेंस है, शेयर होल्डर्स आर नॉट सेफ बट डिवेंचर होल्डर आर सेफ होता है। मतलब शेयर में इन्वेस्टमेंट करना उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता है, उतना मतलब रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब कभी भी पैसा का जो वैल्यू है वो कम हो सकता है शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। और डिवेंचर में ऐसा नहीं है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे डिवेंचर में आपको वो पैसा सिक्योर रहेगा। कभी भी कंपनी लिक्विडेशन में भी जाएगा तो सबसे पहला अधिकार होता है डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस पाने का, इसीलिए वो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं? जब कोई कंपनी अपना कैपिटल बनाने के लिए शेयर बेचते हैं बाजार में, तो शेयर होल्डर जो खरीदते हैं शेयर उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो उन्हीं में से कुछ शेयर होल्डर टाइम टू टाइम जो कॉल का पैसा नहीं दे पाते हैं, जैसे एप्लीकेशन का पैसा तो सबको देते हैं, मगर अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा मांगने पर कंपनी को वो पैसा नहीं मिल पाता है जिन शेयर होल्डरों से, उन शेयर होल्डरों को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके हिसाब से जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके शेयर होल्डर को नोटिस देके उस शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है जो कि बाकी रहता है, जो शेयर होल्डर को देना होता है। बट क्या होता है कि शेयर होल्डर किसी कारण से वो पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो अंतिम में, मतलब लास्ट में कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब वो शेयर होल्डर को ये नोटिस दे देता है कि आपका शेयर हम फॉरफिट कर लेंगे, और लास्ट में वो शेयर को फॉरफिट कर लेता है, मतलब शेयर छीन लेता है, ठीक है। इसको अंशों का हरण भी बोलते हैं, मतलब शेयर वापस ले लेते हैं, और जो पैसा दिया हुआ है शेयर होल्डर का वो फॉरफिट हो जाता है, मतलब वो डूब जाता है शेयर होल्डर का, ठीक है। तो इसको हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, नॉर्मली ए कंपनी डिमांड द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर इन इंस्टॉलमेंट। जनरली हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगते हैं शेयर होल्डर से, ठीक है, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। समटाइम इट मे हैपन दैट अ शेयर होल्डर मे फेल टू पे द कॉल मनी। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर अपना पैसा, जो कॉल का पैसा है, देने में फेल्ड हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, कोई भी कारण हो सकता है। कंपनी हैज पावर टू फॉरफिट दिस शेयर ऑन विच अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल। कंपनी के पास ये अधिकार, ये पावर है कि अगर आप उसमें पैसा ड्यू रखे हैं, पैसा कंपनी को नहीं दिए हैं टाइम टू टाइम जब हम लोग कॉल किए हैं, तो कंपनी का अधिकार है कि वो पैसा वो शेयर आपसे छीन लेगा, ठीक है। कंपनी हैज पावर टू फॉरफिट द अमाउंट पेड ऑन दिस शेयर बाय द शेयर होल्डर इन डिफॉल्ट एंड हिज नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। और शेयर छीन लेने के बाद आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा, और कंपनी का जो रजिस्टर्ड है, मेंबर रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड में आपका नाम भी काट दिया जाएगा। इसको फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अब है 14 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है? रेशियो एनालिसिस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जहां पर करंट रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है। करेंट एसेट तो है, करेंट लायबिलिटी भी है, फिक्स्ड एसेट भी है, बट उसका अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, अमाउंट नहीं दिया है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट उसको फॉर्मेट तो दे ही सकते हैं। वेयर करेंट एसेट इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश इन बैंक करेंट एसेट में इतना ही आएगा। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? ट्रेड क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल प्लस प्रोविजन। ठीक है, अगर इस सब का फिगर हमको पता रहता क्वेश्चन में तो हम लोग इस सब अमाउंट को जोड़ लेते, इसको अमाउंट को जोड़ लेते करेंट लायबिलिटी का, और इस फार्मूला में पुटअप कर देते तो करेंट रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन दैट इज 15 नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें पहला काम होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाता है तब हम लोग प्रॉफिट जानने के लिए या लॉस जानने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं सरप्लस जानने के लिए या डेफिसिट जानने के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो पहला डिफरेंस है, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है बाय नेचर से, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये डेबिट साइड में जो इतने सारे रिसिप्ट्स होते हैं उसको लिखते हैं, जो भी जहाँ से भी पैसा आएगा उसको रिसिप्ट कर लेते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। और पेमेंट कहीं से भी पैसा जाता है, किसी को भी हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं तो पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं है। आप जो भी एक्सपेंस करते हैं या आपको कुछ लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, और क्रेडिट में इनकम को लिखते हैं। अगर कहीं से कुछ इनकम आय हो गया तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों ठीक से आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, और मैं भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो भी क्वेश्चन होता है में भी आप लोग का एग्जाम में मिलता जुलता क्वेश्चन कुछ आ जाए। तो थर्ड डिफरेंस है रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम आर शोन। रेवेन्यू आइटम क्या होता है, कैपिटल आइटम क्या होता है? रेवेन्यू आइटम का मतलब होता है ऐसा इनकम या ऐसा एक्सपेंस जो बार बार होता है, इसको रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं। और कैपिटल नेचर का मतलब जो कभी कभी होता है। जैसे अगर कोई फर्म है वहाँ पर फर्नीचर खरीदते हैं तो वो कभी कभी खरीदते हैं, मगर फर्नीचर को अगर रिपेयर कराते हैं तो कभी कभी नहीं कराते हैं। जब ये टूटता है तब वो छोटा अमाउंट होता है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। और कैपिटल एक्सपेंस मतलब फर्नीचर को खरीदना बोलेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई कार खरीदते हैं तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उसमें पेट्रोल भराते हैं, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, मगर यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ डिफरेंस है ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बोल लीजिए, कैश बुक का भी जो सिस्टम होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो सिस्टम होता है, दोनों एक ही होता है। तो जितना सारा कैश ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड हम लोग करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, मगर ऐसा इसमें नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में आप चाहे तो कैश ट्रांजेक्शन को भी लिखते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी लिखते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को भी लिखते हैं। तो दोनों में अंतर है। इसमें डेप्रिसिएशन तो कभी नहीं करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं होता है, मगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन का एंट्री हम लोग एंड ऑफ द ईयर में करते हैं। और लास्ट जो डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है बनाने का, वो ये जानने के लिए कि फर्म के पास कितना कैश का बैलेंस है, कितना बैंक का बैलेंस है, या फिर बैंक में ओवरड्राफ्ट अगर है कुछ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग को पता चल जाता है। बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग को ये पता चले जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सरप्लस पैसा है, हुआ इस साल या नहीं हुआ। अगर सरप्लस नहीं हुआ तो डेफिसिट हुआ होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंस थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के।